गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। आ गए सब लोग? कहाँ रह गए भाई? रजिया सुल्ताना। 1236 से 1240 तक ये बताएंगे आपको। रजिया इल्तुतमिश की डॉटर थी। और भारत की पहली महिला शासिका थी। जयप्रकाश कुमार, नमस्ते भाई, प्रणाम। किसी ने अगर मेरे नोट्स को बनाए हों हिंदी और इंग्लिश में, कोई तो हिंदी में बनाया हो, कोई इंग्लिश में, तो आप मुझे उसको पीडीएफ बनवाना था, तो इसलिए आपसे ये कहना है कि आप हमें भेज देते तो हम आपको इस पर पीडीएफ बनवा के बाकी बच्चों को दे देते। अगर किसी के पास नोट्स बने हुए हों हमारे पढ़ाए हुए सारे, तो ऐसा अगर है किसी के पास नोट्स मेरे पढ़ाए हुए हिंदी और इंग्लिश में, तो प्लीज़ मुझे आप उसको पीडीएफ बना के भेज देते, मेहरबानी होती। गीतांजलि सर जी, कोई भी फैकल्टी फ़ोन नहीं उठाता। पीसीएस का बैच लिया है, आज शुरू होना था। अच्छा बेटे, चलिए मैं पूछता हूँ, आज अभी पूछता हूँ क्लास के बाद कि भाई फ़ोन क्यों नहीं उठाते। चलें स्टार्ट करते हैं, रजिया सुल्ताना के बारे में बताते हैं। फर्स्ट लेडी रूलर थी। पहली महिला शासिका जो आम जनता के सपोर्ट से सत्ता में आई थी, सपोर्टेड बाय कॉमन पीपल, यानी आम जनता के समर्थन से सत्ता में आई। वैसे तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की डॉटर से पैदा हुई थी और पहली महिला शासिका सत्ता में आई। आम जनता ने सपोर्ट किया लेकिन सफल नहीं हो पाई क्योंकि वह महिला थी। महिला होना रजिया की असफलता का मेन कारण था। मुस्लिम तुर्क दरबारी रजिया का सपोर्ट नहीं किए, रजिया के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। रजिया और 40 तुर्क दरबारियों में आपस में बनती नहीं थी। 40 तुर्क दरबारी रजिया का दरबार में सम्मान भी नहीं करते थे, जबकि पुरुष सुल्तान जब सत्ता में आता तो उसके सामने सिर झुकाकर उसका अभिवादन करते थे। लेकिन रजिया एक महिला शासिका थी। जब वह दरबार में आती तो 40 तुर्क दरबारी रजिया के सामने सर झुका के अभिवादन नहीं करते थे, बल्कि रजिया के खिलाफ षड्यंत्र रचकर उसको हटाने का प्रयास करते थे। इसलिए रजिया और 40 तुर्क दरबारियों में प्रारंभ में अनबन हो गई और यह अनबन लास्ट तक चली है। अंततोगत्वा रजिया के पतन में इन 40 तुर्क दरबारियों का भी योगदान कम नहीं था, लेकिन महिला होना रजिया की असफलता का प्रमुख कारण था।
कहा जाता है कि रजिया के पिता इल्तुतमिश जब 1236 में मर गए तो मरने से पहले रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया था, क्योंकि इल्तुतमिश के पुत्र जितने थे सब निकम्मे थे। खैर, इल्तुतमिश के डेथ के बाद उसका निकम्मा बेटा रुकनुद्दीन गद्दी पर आ गया, लेकिन एक दिन फ्राइडे में जुम्मे के नमाज के वक्त रजिया सिर पर काली पट्टी और बाजुओं में काली पट्टी बांधकर आम जनता में जा पहुंची। आम जनता फ्राइडे में जुम्मे की नमाज अदा करके उठ रही थी। रजिया ने अपने पिता इल्तुतमिश की इच्छा आम जनता में शेयर किया। फ्राइडे के जुम्मे के नमाज के बाद उठ रही जनता ने रजिया का सपोर्ट किया, रजिया के साथ हो लिया और गद्दी की तरफ कूच किया। कहा भी ये भी जाता है हिस्टोरियन के द्वारा कि आम जनता ने रुकनुद्दीन और उसकी मम्मी शाह तुर्कन को अरेस्ट करवा लिया। अरेस्ट करवा के उन दोनों को कैद में रखवा दिया, रजिया को गद्दी पर बैठाया। तो इस वे में रजिया पहली महिला शासिका है जो आम जनता के सपोर्ट से सत्ता में आई। इसलिए शायद 40 तुर्क दरबारी प्रारंभ से ही रजिया से खफा थे। रजिया को आम जनता में बदनाम करने का प्रयास भी कर रहे थे, यह सोचकर कि जिस जनता ने रजिया को सत्ता में बैठाया वही जनता रजिया के खिलाफ हो जाए। इसलिए रजिया के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाते थे। जैसे आपको हम अभी बताएंगे कि रजिया के खिलाफ एक अफवाह फैलाने का प्रयास किया गया था कि रजिया एक निग्रो से प्रेम करती थी। दरअसल रजिया ने आबिसिनिया के एक मुसलमान जमालुद्दीन याकूत खान को उच्च पद पर अपॉइंट कर दिया, यानी अस्तबल का अध्यक्ष बना दिया। अब एक निम्न कास्ट के मुसलमान को उच्च पद पर अपॉइंट करना 40 तुर्क दरबारियों के लिए अपमान की बात थी। रजिया यही चाहती थी कि 40 तुर्क दरबारियों के खिलाफ निम्न कास्ट के मुसलमानों को प्रमोट करके उच्च पदों पर अपॉइंट कर दे, जिससे निम्न कास्ट का ये मुसलमान फ्रंट पे रहेगा तो रजिया का सम्मान करेगा। उच्च क्लास के तुर्क मुसलमानों को बैक लेन में कर दें या इन मुसलमानों के सबऑर्डिनेट बना दें। इस वजह से 40 तुर्क दरबारी खफा हो गए थे। 40 तुर्क दरबारियों ने रजिया के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। रजिया के खिलाफ षड्यंत्र रचकर यह जताना चाहा कि रजिया यह इस निग्रो से प्रेम करती है। आबिसिनिया एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देश है, तो आबिसिनिया का मुसलमान जमालुद्दीन याकूत खान को रजिया ने रॉयल स्टेबल का अध्यक्ष बनाया, जिसको अमीर आखूर भी कहते हैं। तो हम आपको इसको आगे बताते हैं। तो रजिया फर्स्ट लेडी रूलर है, इल्तुतमिश की पुत्री, आम जनता के सपोर्ट से सत्ता में आई और रजिया ने शी अपॉइंटेड याकूत खान, ये निग्रो मुसलमान था, आबिसिनिया का मुस्लिम था। ये आबिसिनिया का निग्रो मुसलमान था और इसी को आमीरे आखूर के पोस्ट पर अपॉइंट किया था। आमीरे आखूर के पोस्ट पर अपॉइंट किया, यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है चीफ ऑफ रॉयल स्टेबल। चीफ ऑफ रॉयल स्टेबल। रजिया ने इसको अस्तबल का अध्यक्ष बना दिया। इस बात से 40 तुर्क दरबारी रजिया से रुष्ट हो गए। रजिया ने उच्च क्लास के मुसलमानों को डिमोट करने लगी
और निम्न क्लास के मुसलमानों को प्रमोट कर उच्च ओहदे पर अपॉइंट करने लगी, जैसे कि जमालुद्दीन याकूत खान को अबिसिनिया का मुसलमान, इसको उच्च ओहदे पर अपॉइंट कर दिया। रजिया दरबार में आने से पहले वह आमिर आखूर के पास जाती थी, यानी अश्वसाल में जाती थी। रजिया अपना घोड़ा अश्वसाल में छोड़कर फिर वह दरबार में आती थी। तो प्रतिदिन याकूत खान से रजिया का मिलना जुलना होता था। इसलिए 40 तुर्क दरबारियों ने ऐसी अफवाह फैला दिया कि रजिया याकूत खान से प्रेम करती थी। रजिया याकूत खान से प्रेम करती थी, ऐसी अफवाह फैला दिया, जबकि ऐसा नहीं था। चूंकि एक निग्रो था, इसलिए 40 तुर्क दरबारियों ने यह अफवाह फैला दिया कि रजिया एक निग्रो से प्रेम करती है। निग्रो का मतलब क्रिस गेल टाइप का, काले काले घुघराले बाले वालों, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के लोग काले काले होते हैं, इस टाइप का था। तो प्रारंभ में रजिया ने निम्न क्लास के मुसलमानों को प्रमोट कर उच्च पदों पर अपॉइंट करने लगी। इस बात को लेकर हॉस्टिलिटी बढ़ गई। 40 तुर्क दरबारी यमुना क्रॉस करके उस तरफ गए और रजिया के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। रजिया प्रारंभ में इन 40 तुर्क दरबारियों के षड्यंत्र को विफल कर दिया था, लेकिन अंततोगत्वा रजिया इनके चंगुल में फंस गई। रजिया 40 गुंडों में फंस गई, ऐसा भी कहा जाता है। 40 गुंडे यही थे, 40 तुर्क दरबारी, और बाद में रजिया के खिलाफ षड्यंत्र रचवाने लगे। प्रांतीय गवर्नर जो थे, इक्तादार या मुक्ता या वली, इन सब को रजिया के खिलाफ 40 तुर्क दरबारी भड़काने लगे थे। एक तुर्क दरबारी जो कि रजिया का बचपन का दोस्त था, भटिंडा का गवर्नर भी था, जिसका नाम अल्तुनिया था। अल्तुनिया को 40 तुर्क दरबारियों ने रजिया के खिलाफ भड़का दिया। अल्तुनिया ने 1240 में रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। रजिया और याकूत खान अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए भटिंडा पर अटैक किया, लेकिन दोनों विफल हो गए। अल्तुनिया रजिया को कैद कर लिया, भटिंडा जेल में बंधक बना लिया। याकूत खान 1240 में अल्तुनिया से लड़ता हुआ मारा गया। तो इस तरह रजिया 1240 में अरेस्ट कर ली गई और यहाँ दिल्ली में बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। बहराम शाह को सत्ता दे दिया। 40 तुर्क दरबारी सारी पावर अपने अंडर में कर लिया। तो इस तरह 40 तुर्क दरबारी यही चाहते थे कि निकम्मा उत्तराधिकारी सत्ता में आए, पावर उनके हाथ में आ जाए। बहराम शाह गद्दी पर बैठ गया, नाम का किंग था, पावर 40 तुर्क दरबारियों के पास चली आई। भटिंडा का गवर्नर, भटिंडा का इक्तादार अल्तुनिया बहराम शाह के दरबार में दिल्ली आया। सोचा उसको उच्च पद मिलेगा दरबार में और उसका बड़ा सम्मान होगा, क्योंकि उसने रजिया को भटिंडा में कैद कर लिया है। लेकिन वह दिल्ली आया, न तो उसका कोई सम्मान हुआ, ना ही उसको कोई उच्च पोस्ट दिया, बल्कि दरबार में उसका अपमान किया गया। अपमानित होकर के अल्तुनिया भटिंडा वापस लौट गया। भटिंडा जेल में रजिया से मुलाकात किया, रजिया को शादी का प्रस्ताव दिया। सत्ता पाने के लिए रजिया और अल्तुनिया ने शादी कर लिया और 1240 में दोनों ने सेना लेकर दिल्ली की तरफ कूच किया। लेकिन 40 तुर्क दरबारियों के अंडर में बहराम शाह की सेना ने दोनों को खदेड़ लिया, बुरी तरह से हराया और खदेड़ लिया। दोनों बड़े मुश्किल में भागते भागते हरियाणा के कैथल में पहुंचे और एक पेड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे कि उसी समय बहराम शाह की सेना ने 40 तुर्क दरबारियों के अंडर में इन दोनों को हरियाणा के कैथल में पकड़ पाया, वहीं इन दोनों की हत्या कर दिया। तो इस तरह रजिया और अल्तुनिया दोनों हरियाणा के कैथल में मारे गए। या ये कहा जाता है कि दोनों एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, क्योंकि बहुत थक गए थे। जंगली जानवर इन दोनों को खा गए।
या ये भी कहा जाता है कि डाकू इनको राही समझकर इनका सामान छीन लिए और इनकी हत्या कर दिया। यानी जो कुछ हुआ हरियाणा के कैथल में हुआ। रजिया का ग्रेव यानी मकबरा मजार दिल्ली में है। हालांकि वैसे रजिया की डेड बॉडी वहीं दफना दिया था प्रारंभ में। रजिया की डेड बॉडी कैथल में ही दफनाया। कहा जाता है बाद में उसकी मजार दिल्ली में बनवाया गया, तो दिल्ली में उसका ग्रेव यार्ड है। तो इस तरह रजिया असफल रही। इसकी असफलता का मेन कॉज महिला होना। रजिया की असफलता का मुख्य कारण था महिला होना। तो 1240 में रजिया एंड याकूत खान अटैक्ड ऑन अल्तुनिया, और अल्तुनिया था गवर्नर ऑफ भटिंडा। तो इस तरह भटिंडा के गवर्नर इसको इक्तादार भी कह सकते हैं। भटिंडा का इक्तादार अल्तुनिया था। तो 1240 में रजिया याकूत खान ने इसके विद्रोह को दबाने के लिए, क्योंकि इसने इस समय विद्रोह कर दिया था, 1240 में रिवोल्ट कर दिया इसने। ये रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और ये 40 तुर्क दरबारियों का सपोर्ट किया। सपोर्टेड 40 टर्किश नोबल्स। तो 40 तुर्क दरबारियों का इसने सपोर्ट किया। इस तरह रजिया और याकूत खान ने अल्तुनिया पर आक्रमण किया। 1240 में अल्तुनिया ने रजिया के खिलाफ बगावत कर दिया और 40 तुर्क दरबारियों को सपोर्ट किया। इसमें रजिया को अरेस्ट कर लिया और ये मारा गया था। 1240 में रजिया वॉज imprisoned एट भटिंडा। तो रजिया को भटिंडा जेल में कैदी बना लिया इसी समय, और याकूत खान मारा गया था। याकूत खान ये मारा गया। तो इस तरह से रजिया अब अल्तुनिया की कस्टडी में थी। और देन इसके बाद बहराम शाह को दिल्ली में सत्ता पर लाया गया। बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। बारह सौ 40 से 1242 ये सुल्तान बना दिया गया। 40 तुर्क दरबारियों ने सारी पावर अपने हाथ में ले लिया, लेकिन अल्तुनिया का बड़ा अपमान किया गया। 1240 में अल्तुनिया एंड रजिया मैरिड। तो इस समय अल्तुनिया रजिया ने शादी कर लिया। सत्ता पाने के लिए शादी किया था और इसी समय दिल्ली की तरफ कूच किया। दे मार्च्ड टुवर्ड्स दिल्ली। दिल्ली की तरफ कूच किया बट फेल्ड, लेकिन ये असफल रहे एंड वर किल्ड नियर कैथल इन हरियाणा। ये दोनों असफल रहे और हरियाणा के कैथल में दोनों की हत्या हो गई थी। तो 1240 में दोनों ने दिल्ली की तरफ कूच किया, लेकिन वे असफल रहे
और हरियाणा के कैथल में दोनों की हत्या हो गई थी। हरियाणा के कैथल में दोनों मारे गए। रजिया को यहीं पर दफनाया गया, एक छोटी सी मजार बना दिया। बाद में इसकी ग्रेवयार्ड दिल्ली में बनाया गया। तो इस तरह रजिया फेल हो गई। मेन कॉज क्या था? महिला होना, बीइंग अ लेडी वाज द मेन कॉज। रजिया की असफलता का मेन कारण, मुख्य कारण महिला होना है। तो एक महिला का इस्लाम धर्म में इतना सम्मान नहीं होता है। इस तरह रजिया एक महिला थी, महिला होना इसकी असफलता का मुख्य कारण है। 40 तुर्क दरबारियों ने रजिया के असफल होने के बाद तमाम सुल्तान लाए, बहराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह, देन बलबन। नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय में तमाम पदों पे काम कर चुका था। बलबन जो कि इल्तुतमिश का गुलाम था, वह अंतिम शमसी सुल्तान, शमसी वंश का अंतिम सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह की हत्या करके स्वयं सत्ता में आया। अब आप देखिए, बलबन भी 40 तुर्क दरबारियों में से एक था। बलबन नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में वजीर के पोस्ट पर पहुंच गया था। बलबन ने अपनी एक पुत्री की शादी नसीरुद्दीन महमूद शाह से करवा दिया और वजीर के पोस्ट पर रेहान नामक एक बड़ा ही वफादार दरबारी था, उसको उस पोस्ट से हटवा दिया। रेहान को उस पोस्ट से हटवाने के बाद बलबन ने उस पोस्ट को अपने अंडर में कर लिया। यानी कुल मिला के बलबन नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में अपनी प्रोग्रेस किया, पदोन्नति किया और कुल मिला के वजीर पोस्ट पर आने के पश्चात 1266 में 1266 में बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद शाह की हत्या कर सत्ता में आया। तो नसीरुद्दीन एक ऐसा सुल्तान था जो हाथ की बिनी टोपी बेचकर अपना पॉकेट खर्च चलाता था। ध्यान रखें इस पॉइंट को। नसीरुद्दीन, इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन महमूद शाह एकमात्र ऐसा सुल्तान है दिल्ली सल्तनत में जो हाथ की बिनी टोपी बिचवा करके अपना पॉकेट खर्च चलाता था। यानी वह हराम का खर्च नहीं लेता था। एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। दूसरा पॉइंट कि नसीरुद्दीन महमूद शाह का वजीर रेहान बड़ा वफादार था। वह हिंदू कन्वर्टेड मुस्लिम था। जब तक नसीरुद्दीन महमूद शाह का वह वजीर रहा, बलबन कुछ भी नहीं कर पाया। उसे हटाने के लिए बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नसीरुद्दीन महमूद शाह से करवा दिया और बलबन नसीरुद्दीन के काफी करीब आ गया। एक दिन मौका पाया, कहते हैं 1266 में 1266 में बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद शाह की हत्या कर स्वयं सत्ता में आया। या कहीं कहीं देते हैं कि नसीरुद्दीन के डेथ के बाद उसके कोई संतान नहीं थी, तो बलबन खुद को उत्तराधिकारी घोषित किया। जो भी रहा हो, लेकिन यह कि नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासन, नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में बलबन ने प्रोग्रेस किया था और इस तरह बलबन सुल्तान बना। उसका रियल नेम बहाउद्दीन था। गियासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा है। इस नाम से सत्ता में आया गियासुद्दीन बलबन। 1266 से 1287 तक ये सत्ता में आया। कहा जाता है कि यह भी एक गुलाम था और निशापुर के काजी जमालुद्दीन के पास गया था, बिका हुआ। बाद में इसको भी जगह जगह बेचा गया, अंत में दिल्ली लाया गया। दिल्ली में इल्तुतमिश ने इसको खरीद लिया। होनहार के लक्षण थे।
और बाद में इस तरह से तरक्की किया। इसका प्रारंभिक नाम निशापुर के काजी ने रखा था, बहाउद्दीन। ये इसका प्रारंभिक नाम था। और गयासुद्दीन बलबन के नाम से सत्ता में आया और 1266 में इस समय ही असैसिनेटेड नसीरुद्दीन महमूद शाह। तो नसीरुद्दीन महमूद शाह की हत्या कर ये सत्ता में आया था। अपनी पुत्री की शादी इससे किया और वजीर पोस्ट पर आया, मौका पाया, इसको मारकर सत्ता में आया। बलबन ने सत्ता में आने के बाद सबसे पहला कदम क्या उठाया? बलबन एबोलिस्ट, ही एबोलिस्ट टर्किश ई चहलगानी। इसने तुर्की चहलगानी को समाप्त कर दिया। सबसे पहला कदम इसने यही उठाया। आते ही सत्ता में तुर्की चहलगानी 40 तुर्क दरबारियों के दल को या चालीसा इसको समाप्त कर दिया। और इन 40 तुर्क दरबारियों के लिए 2 नियम बनाए। एक तो कहा कि अब तुम सजदा करो सारे लोग, यानी सिजदा भी लिखा जाता है। दूसरा नियम बनाया कि अब पायबोश करो। तो ये 2 नियम बना दिए इसने। कहा कि आज के बाद दरबार में सुल्तान आए तो उसका सजदा करो। सजदा का मतलब होता है सिर को घुटने तक झुकाकर आदाब वर्जे करो, बेंट इन फ्रंट सुल्तान। पायबोश का मतलब होता है सुल्तान के पैरों में गिरकर सुल्तान का पैर चूमो, किस द फीट ऑफ सुल्तान, लेट कर सुल्तान का पैर चूमो। तो इस तरह से ये 2 नियम 40 तुर्क दरबारियों के लिए बलबन ने तैयार किया। जिसने नहीं किया, बलबन ने अपनी तलवार से उनको मृत्युदंड दिया। प्रारंभ में 2-4 तुर्क सुल्तान नहीं, जो 2-4 तुर्क मुसलमान नहीं किए, बलबन गुस्से में आ गया। 1-2 को ट्रेलर के रूप में दिखाया, बाकी सब डर गए। आने से पहले ही बलबन का अभिवादन करने लग जाते थे, डर के मारा कि कहीं वे बलबन के कोप भाजन का शिकार न बन जाए। तो इस तरह बलबन दरबारियों में अपनी दहशत बैठाई, दरबारियों में डर पैदा किया, दरबारियों से अपना डिस्टेंस मेंटेन किया। पहला ऐसा सुल्तान है जो दरबारियों के साथ घुल मिलकर बैठकर हंसी मजाक नहीं करता था। एक बात और इम्पोर्टेंट है, पहला ऐसा सुल्तान है जिसने ईरान के सुल्तान की तरह, पर्शियन सुल्तान की तरह, यानी फारस के सुल्तान की तरह अपने दरबार को लगाया। हंसी मजाक नहीं करता था दरबारियों के साथ, यानी अपनी डिग्निटी को मेंटेन किया। तो इस तरह ऐसा सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत में पर्शियन कस्टम्स को एडॉप्ट किया, पर्शियन ट्रेडिशन को एडॉप्ट किया, अपने दरबार को भव्य तरीके से सजाया, अपने दरबार को भव्य तरीके से मैनेज किया, कभी भी किसी दरबारी से हंसी मजाक नहीं करता था। दरबारी इससे डरे हुए होते थे। तो ऐसा सुल्तान पहली बार है। बलबन 60 साल की एज में सत्ता में आया था, आप समझ सकते हैं। 60 ईयर्स का था जब सत्ता में आया बलबन। बेहद एक्सपीरियंस होल्डर था, हर चीज को बाखूबी तरीके से जानता था। अपने दरबारियों को यह भी हिदायत दिया कि वे षड्यंत्र में पाए गए, दोषी पाए गए तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी सख्ती से पेश आया। बलबन ने अपना जासूस विभाग बड़ा मुस्तैद किया। जासूस विभाग और न्यूज राइटर्स, इनको फ्री होल्ड दिया। ये दरबारी कर्मचारी साम्राज्य में जासूसी करते थे, लेकिन ये
जासूस और राइटर्स जो थे, न्यूज क्रिएट लाने वाले, ये फ्री होल्ड थे, केवल सुल्तान के प्रति जिम्मेदार थे। इसलिए ये न्यूज लाने वाले, ये जासूस किसी भी दरबारी कर्मचारी की जासूसी कर लेते थे। इनको किसी दरबारी कर्मचारी अधिकारी से डर नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट सुल्तान को रिपोर्ट करते थे, इसलिए फ्री होल्ड थे ये लोग। तो बलबन नौरोज पर्शियन फेस्टिवल था, इंडिया में स्टार्ट किया था, अभी आपको बताएंगे। तो सबसे पहला कदम इसका यही है कि आते ही 40 तुर्क दरबारियों के दल को समाप्त किया, और बलबन एडॉप्टेड डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। बलबन ने राजत्व के दैवीय सिद्धांत को अपनाया। बलबन ने राजत्व के दैवीय सिद्धांत को अपनाया। इसका मतलब यह है कि बलबन ने स्वयं को जिल्ले इलाही कहा, इसके अंडर में जिल्ले इलाही यानी शैडो ऑफ गॉड बताया। स्वयं को पृथ्वी पर अल्लाह की छाया बताया। और दूसरा, बलबन ने स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि कहा, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैलिफ बताया। स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि बताया। ये दो बातें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। यही है डिवाइन थ्योरी, बलबन की डिवाइन थ्योरी। स्वयं को पृथ्वी पर अल्लाह की छाया बताया और खलीफा का प्रतिनिधि बताया, यानी अल्लाह के बाद खलीफा, खलीफा के बाद सुल्तान का स्थान बताया, और आम जनता में ऐसा मैसेज कन्वे किया, ऐसा मैसेज पहुंचाया कि आम जनता सुल्तान के आदेश का पालन करें। यदि वे सुल्तान के आदेश का पालन नहीं करेंगे, उल्लंघन करेंगे, तो उसे अल्लाह के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे लोगों को सुल्तान स्वयं पनिशमेंट देगा। तो पहला ऐसा सुल्तान था जिसने स्वयं को पृथ्वी पर अल्लाह की छाया एवं खलीफा का प्रतिनिधि बताया। यानी यही है डिवाइन थ्योरी कि पृथ्वी पर अल्लाह की छाया है सुल्तान। आम जनता सुल्तान के आदेश का पालन करें, उल्लंघन न करें, डिसओबे न करें। फर्स्ट टाइम ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करके बलबन अपने आप को दिखाना चाहा कि वह कॉमन मैन, कर्मचारी, दरबारियों से कहीं ऊपर है। बलबन एक पॉलिसी और अडॉप्ट किया, एडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। तो ऐसा सुल्तान था जिसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। अब ये क्या था? इसके द्वारा बलबन पनिश्ड क्रिमिनल्स, अपराधियों को मृत्यु दंड की सजा देता था। यही पॉलिसी थी। तो बलबन ने यह नीति एडॉप्ट किया। इस नीति द्वारा वह अपराधियों को दंड देता था। अपराधी कोई भी हो, कर्मचारी हो, दरबारी हो, कोई भी कर्मचारी हो। सोनू यादव, इतने दिन तक कहाँ थे भाई तुम? आज लाइव आया हूं,
लाइव तो मैं हूं, तुम तो पढ़ रहे हो, तुम कहां से लाइव हो? तुम तो जब बताओगे तभी पता चलेगा ना लाइव हो। हैं? खलीफा कौन थे? जयप्रकाश कुमार सर बलबन अपने आप को बिल्कुल, बलबन अपने आप को उच्च खानदान अफरासियाब वंश का बताता था। शाहनामा के सफाई वंश का बतलाता था, नहीं, अफरासियाब वंश का। अमित कुमार, मेडिवल हिस्ट्री कब होगी? बस कल खत्म हो जाएगी पूरी मेडिवल, आज शाम को भी है और कल फिनिश हो जाएगा ये। तो खलीफा मुसलमानों का धर्म गुरु होता था। हाँ बिल्कुल, अफरासियाब वंश का बताता था बलबन अपने आप को। सफावी वंशज नहीं था, अफरासियाब वंश का, उच्च खानदान का था तो गुलाम, लेकिन अपने आप को उच्च खानदान का इसलिए बताता था कि आम जनता उसके आदेश का पालन करे, नहीं तो आम जनता उसके आदेश का पालन नहीं करती। तो इसलिए अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए कि वह भले ही गुलाम है लेकिन उच्च खानदान का है, अफरासियाब वंश का बताया। तो सोनू ने पूछा, खलीफा मुसलमानों के धर्म गुरु को कहते थे। मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा को अपना धर्म गुरु मानते थे। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए आगे बताते हैं। अमित कुमार, मॉडर्न हिस्ट्री कब होगा? बेटा अमित कुमार, ये बैच फिनिश होने वाला है, 1-2 क्लास हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है, ये पुराना बैच है अमित। नया बैच में मॉडर्न चल रहा है, नया बैच GS 3-4 में मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, और ये है पुराना बैच GS 1 और 2, और GS 1 और 2 में कल सिलेबस फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इनको 60, 70, 80 घंटे तक पढ़ा दिया हूँ मैंने, 70, 80 घंटे के आसपास पढ़ा दिया हूँ। चलें, हम आपको ये बता रहे थे, बलबन ने राजत्व के दैवी सिद्धांत के बाद दूसरा सिद्धांत जो अपनाया, लौह और रक्त की नीति अपनाया। इस नीति द्वारा बलबन ने अपराधियों को क्षमा नहीं करता, पब्लिक के सामने मृत्युदंड की सजा देता या अपराध के हिसाब से उसको पनिशमेंट देता था। बलबन यह कहा करता था कि अपराधी कोई भी हो, दरबारी हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, आम जनता हो, सबको अपराध के हिसाब से पब्लिक के सामने में पनिशमेंट दिया जाएगा। ऐसा इसलिए करता था कि जिससे आम जनता, दरबारी, कर्मचारी देखें और समझें कि ऐसा अपराध करेंगे तो इसका दंड ये मिलेगा। इसलिए बलबन की तलवार अपराधी के खून की प्यासी थी, यही है पॉलिसी। ब्लड माने अपराधी का खून, आयरन माने अपराध, बलबन की तलवार। तो बलबन की तलवार अपराधी के खून की प्यासी थी। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बलबन देखिए सजा क्या देता था, बलबन सजा कैसे देता था? अपराधी का सिर धड़ से अलग कर देता था, या फिर उसके 4 टुकड़े कर डालता था, या फिर उसको ईसा मसीह की तरह दीवार पर उसके शरीर में कील ठुकवा देता था अपराध के हिसाब से, या फिर 1000 या 500 कोड़े लगवाता था, या फिर किसी विधवा के अंडर में कर देता था। जैसे बदायूं का गवर्नर मलिक बकबक थे, बदायूं का गवर्नर मलिक बकबक ने तला महमूद नामक एक बच्चे को पिटवाकर मरवा दिया। 15 साल का तला महमूद था। क्यों मरवाया? दरअसल मलिक बकबक शराब के नशे में तला महमूद को पिटवाया, इतना पिटवाया कि मर गया। अब बलबन को पता चली तो बलबन मलिक बकबक को दिल्ली बुलवाया, 500 कोड़े लगवाए पब्लिक के सामने, 500 कोड़े लगवाए।
और अंत में एक विधवा के सुपुर्द कर दिया। जीवन भर मलिक बकबक महल से बाहर नहीं आए। तो ऐसी सजा देता था जिससे कि ऐसा दरबारी या कर्मचारी करने से 100 दफा सोचे। पब्लिक के सामने पनिशमेंट देता था जिससे कि अपराधी डरा हुआ हो, सदमा में रहे, कोई अपराध करने से पहले कई बार सोचे। तो बलबन की ये पॉलिसी बड़ी कारगर सिद्ध हुई थी। बलबन के समय में अपराधी कम हो गए थे, तो बेहद भयानक पॉलिसी थी। बाकी हमने आपको एक पॉइंट ये बताए हैं, बलबन पर्शियन कस्टम्स को एडॉप्ट किया था। पर्शियन कस्टम्स और ट्रेडिशन को एडॉप्ट किया। फारसी रीति रिवाज को अपनाया। अपना दरबार फारसी परंपरा के हिसाब से लगाता था, भव्य दरबार लगाता था, जैसे ईरान के शासक अपने दरबार लगाते थे। सफाविद वंश है, सफाविद वंश ईरान में थे, तो बलबन अपना दरबार ईरान के सफाविद वंश की तरह लगाता था। लेकिन बलबन स्वयं अफ्रासियाब वंश का था। अफ्रासियाब वंश का था बलबन। अफ्रासियाब वंश का था बलबन। दरबार ईरान के शासक की तरह एडॉप्ट करता था, ईरान के सफाविद वंश के, सफाविद डायनेस्टी के हिसाब से अपना दरबार लगाता था, तो भव्य दरबार लगाता था। तो बलबन अपने आप को अफ्रासियाब वंश का बताया और दरबार पर्शियन कस्टम के हिसाब से चलाया। सुंदर भव्य दरबार लगाता था। और बलबन कुछ डिपार्टमेंट्स बनवाए थे। बलबन फाउंडेड कुछ विभाग की स्थापना किया था। एक तो दीवाने अर्ज, ये विभाग बनाया। बेटे यह एक सैनिक विभाग था, मिलिट्री डिपार्टमेंट था। यह एक सैनिक विभाग था। इसको आरिजे मुमालिक इसका इंचार्ज होता था। आरिजे मुमालिक आरिजे मुमालिक ये इसका इंचार्ज था। तो ये डिपार्टमेंट सैनिकों को भर्ती करता। बलबन स्वयं अपनी सेना या सैनिक को भर्ती करता और उनको इनडायरेक्ट प्रशिक्षण भी देता था। कहा जाता है कि बलबन प्रतिदिन सुबह सुबह 1000 चुने हुए या भर्ती किए हुए सिपाहियों को लेकर प्रतिदिन 10 मील तक दूरी तक जाता था। अपने महल से 10 मील दूरी तक जाता था, यह देखने के लिए कि उसके सिपाही कितने एक्टिव हैं। तो इस तरह अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए, किस सुल्तान ने पहली बार दिल्ली सल्तनत में स्वयं सैनिकों की भर्ती किया और उनको प्रशिक्षण प्रदान किया? बलबन ऐसा पहला सुल्तान था। सैनिकों को प्रशिक्षण भी दिया और उनको डायरेक्ट भर्ती भी करता था। तो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये डिपार्टमेंट पहली बार इसने बनाया। दूसरा एक और डिपार्टमेंट है दीवाने बरीद। दीवाने बरीद नामक विभाग बनाया। यानी यह एक स्पाई डिपार्टमेंट था। स्पाई माने जासूस होता है। स्पाई डिपार्टमेंट एक जासूस विभाग था। ये पहली बार दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बलबन ने स्पाई डिपार्टमेंट बरीद डिपार्टमेंट बनाया। इसका इंचार्ज बरीदे ममालिक होता था। बरीदे ममालिक, बरीदे ममालिक या मुमालिक, ये इसका इंचार्ज होता था। हमने आपको बताया बलबन स्वतंत्र जासूस नियुक्त किया था।
इन जासूसों को यह परमिशन था कि वह दरबारी की जासूसी कर सके, वह कर्मचारियों की जासूसी कर सके। दरबारी कर्मचारी जासूस को कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये जासूस बलबन को डायरेक्ट जिम्मेदार थे और बलबन को साम्राज्य के पल पल की खबर अपडेट करते रहते थे। अगर दो दरबारी आपस में रिश्तेदारी बनाते थे तो बलबन को शक होता था कि ये रिश्तेदारी बना रहे हैं, इसका मतलब बलबन के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। बलबन ऐसे दरबारियों को उड़वा देता था, मरवा देता था। बलबन के दरबारियों में यह खौफ था कि पता नहीं बलबन के जासूस कहाँ पर हैं, उनकी जासूसी न कर रहे हों, इसलिए बलबन के दरबारी आपस में कानाफूसी नहीं करते थे, वार्तालाप नहीं करते थे। यह भी एक खास बात है। तो इस तरह बलबन के जासूस विभाग बड़े एक्टिव थे, पूरे किंगडम की पल पल की खबर अपडेट करते रहते थे। इसलिए बलबन अपने शासनकाल को बड़ी अच्छी तरह से चलाया था। तो ये दो विभाग जिसे बलबन ने बनाया बेहद इंपॉर्टेंट थे, और वैसे बलबन ने किलोकरी किला बनवाया। बलबन बिल्ट किलोकरी फोर्ट। ये किलोकरी किला दिल्ली में, बलबन ने किलोकरी किला दिल्ली में बनवाया और इसी किले से शासन करता था। इसको बलबन का लाल किला भी कहते हैं, बलबन्स रेड फोर्ट भी कहा जाता है। बलबन्स रेड फोर्ट, बलबन का लाल किला भी कहा जाता है। यहीं से बलबन शासन चलाता था। जिस महल, जिस भवन में रहता था उसको लाल भवन कहते थे, लाल महल, लाल महल कहा गया है उसको। तो बलबन किलोकरी किला दिल्ली में बनवाया। बलबन का रेड फोर्ट भी कहा जाता है, इसको रेड फोर्ट भी कहा गया है। और इसी में एक लाल भवन या लाल महल था, यहीं बलबन रहकर शासन सत्ता चलाता था। तो बलबन का लाल महल कहा जाता है कि बाद में जितनी डायनेस्टी आई, जैसे खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी बलबन के रुतबे को देख चुका था। इसलिए बलबन के लाल महल में अगर कभी जाता था तो उसको बलबन के ज़माने की सारी बातें याद आने लग जाती थी। सोच सोच कर जलालुद्दीन खिलजी रोने लग जाता था, जोर जोर से रोता था, क्योंकि उसको सारी बातें याद आ जाती थी। इतना खौफ बलबन ने क्रिएट कर दिया था। तो बलबन ये बनाया। एक बात और है, एक शहर भी बसाया, फाउंडेड किलोकरी सिटी। किलोकरी शहर भी इसने बसाया। बलबन ने किलोकरी शहर दिल्ली में ही बसाया। ये आश्रम के पास है, महारानी बाग के आसपास। अब ये किलोकरी गांव बन गया बेटे। बलबन के ज़माने में यहाँ तूतियाँ बोलती थी, बलबन की दादागिरी चलती थी। आज यह एक गांव बन गया है, किलोकरी गांव। किला बेटे, बलबन का ये किला नाम मात्र का है। किले की दीवार को तोड़कर लोग ईंट पत्थर उखाड़ ले गए हैं। आज ये किला वीरान हो गया है। बलबन के ज़माने में इस किले की काफ़ी बोलबाला हुआ करता था। ये बोलबाला का मतलब काफ़ी पावरफुल किला होता था, लेकिन आज की डेट में यह वीरान हो चुका है। बलबन के समय में मंगोल आक्रमणकारी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से भारत पर आक्रमण करते थे। इसके लिए बलबन ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में किलों का निर्माण स्टार्ट किया था। बलबन का किला यानी बलबन का रेड फोर्ट यानी किलोकरी फोर्ट भी दिल्ली में है, और इस किलोकरी फोर्ट को किलोकरी शहर में ही बनवाया था। किलोकरी शहर भी बलबन ने स्थापित किया था। तो दोनों दिल्ली में है, किलोकरी शहर और किलोकरी किला। अच्छा, दिल्ली पर अक्सर मंगोल आक्रमण हो जाते थे। हमने आपको बताया था पहला मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान था। इल्तुतमिश के समय पर भारत की सीमा पर आ गया था, लेकिन बलबन के समय में मंगोलों ने बार बार आक्रमण करने लगे।
अक्सर ये आक्रमण दिल्ली पर होता था, आसपास दिल्ली के लूटपाट कर भाग जाते थे, बड़ा नुकसान होता था इससे। कभी कभी रॉयल ट्रेजरी को भी लूट ले जाते थे। बलबन ने चीन की दीवार की तरह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में एक दीवार या एक किले बनाने की सोची थी। बलबन ने किलों का निर्माण करने की सोचा, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया। जब किलों का निर्माण करवा रहा था तो बीच बीच में मंगोल आक्रमण हो जाते थे। इस मंगोल आक्रमण में बलबन का बड़ा बेटा महमूद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया था। बलबन को सबसे बड़ा कष्ट यही था कि उसका बड़ा बेटा महमूद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया, लेकिन बलबन कभी भी अपनी इस समस्या को दरबारियों में शेयर नहीं किया, कर्मचारियों में शेयर नहीं किया, आम जनता में शेयर नहीं किया, क्योंकि बलबन जानता था कि अगर वह अपनी कमजोरी को आम जनता में शेयर करेगा, दरबारियों में शेयर करेगा, कर्मचारियों में शेयर करेगा, अधिकारियों में शेयर करेगा, तो ये लोग उसका फायदा उठाएंगे। इसलिए बलबन कभी भी अपनी समस्याएं जनता में शेयर नहीं करता था, पब्लिक में शेयर नहीं करता, दरबारियों में शेयर नहीं करता था। तो याद रखें, बलबन पहला ऐसा सुल्तान था जो सख्ती से पेश आया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इस बात को। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछें, बलबन बेल्ट, चेन ऑफ फोर्ट्स, टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, बलबन ने उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत की तरफ किलों का निर्माण प्रारंभ किया था। लेकिन ये पूरा नहीं कर पाया था। अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए तो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत की ओर किलों का निर्माण स्टार्ट किया, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। मंगोल हमले हो जाते, बड़ा बेटा इस मंगोल आक्रमण में मारा गया था। इस तरह से ऐसा सुल्तान है जिसने फर्स्ट टाइम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में मंगोल आक्रमणकारियों के खिलाफ किलों के निर्माण स्टार्ट किए। तो बलबन बेहद सख्त सुल्तान था। फारसी त्यौहार हमने आपको बताया था, ये नवरोज त्यौहार बलबन ने स्टार्ट किया था। नए साल के उपलक्ष्य में नवरोज, ये पर्शियन फेस्टिवल था। फारसी त्यौहार, यह है फारसी त्यौहार। इसको शिया मुस्लिम मनाते थे। नए साल के उपलक्ष्य में शिया मुस्लिम्स ईरान में मनाते थे। पहली बार इसको इंडिया में पूछा जाए तो बलबन ले आया है। नए साल के उपलक्ष्य में 9 दिन तक छुट्टियां मनाई जाती थी, तो बलबन इसको पहली बार इंडिया में लाया है। एक बात और ध्यान रखें, बलबन को कोई सलाह नहीं दे सकता था, केवल उसका फास्ट फ्रेंड दिल्ली का बूढ़ा कोतवाल फखरुद्दीन नाम था उसका, वही बलबन को सलाह दे सकता था। फखरुद्दीन बलबन को सलाह दे सकता था, बाकी कोई भी दरबारी कर्मचारी कोई उसको सलाह नहीं दे सकता था। इवन बलबन के बारे में कहा जाता है कि उसका बड़ा बेटा जब मर गया, उसकी चिंता में वह बड़ा शोक भी किया है, लेकिन कभी भी वह दरबारियों के सामने में दिखावा नहीं किया। जब अपने पर्सनल कक्ष में जाता तो जोर जोर से रोता, रोने की आवाज दूर तक सुनाई पड़ती थी बाहर। तो इस तरह से बलबन अपने दर्द को खुद ही झेलता था, बाहर किसी से शेयर नहीं करता था। बलबन की पर्सनालिटी के बारे में अगर आपने सुना हो तो बलबन का लंबा चेहरा, लंबी सफेद दाढ़ी घुटने तक टच करती थी, बड़ी बड़ी आंखें, कोई उससे निगाह मिलाकर बातें नहीं कर सकता था, इतना भयंकर दिखता था,
इतना भयावह दिखता था कि कोई उससे सीधा निगाहें मिला के बात करने की जरूरत भी नहीं करता था। इवन ये भी कहा जाता है कि दिल्ली का एक बनिया अपनी सारी संपत्ति देकर बलबन से मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन बलबन ने यह कहकर उससे मुलाकात करने को मना कर दिया कि वह एक निम्न कास्ट का हिंदू है, बनिया है। उसने यह भी कहा कि जब वह निम्न कास्ट के व्यक्ति को देखता है तो उसका खून खौल उठता है और उसकी तलवार हाथ में आ जाती है। इस तरह बलबन निम्न कास्ट के लोगों से मिलना जुलना कतई पसंद नहीं करता था। फखरुद्दीन ही ऐसा व्यक्ति था। दरबारी कर्मचारी कोई नहीं, केवल फखरुद्दीन दिल्ली का बूढ़ा कोतवाल वही बलबन को सलाह दे सकता था। बलबन ने इक्ता समाप्त करने की प्रयास किए थे। इक्ता जो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किए, बलबन ने इक्ता सिस्टम को हटाने का प्रयास किया। तो फखरुद्दीन ने समझाया कि नहीं, देखो, उसने फखरुद्दीन ने समझाया कि इक्ता सिस्टम बंद मत करो। अगर इक्ता सिस्टम बंद करोगे तो जितने भी मुस्लिम्स हैं, सिपाही कर्मचारी रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए बलबन ने इक्ता सिस्टम खत्म नहीं किया। बलबन ने प्रयास किया था हटाने के लिए, लेकिन फखरुद्दीन की सलाह पर बलबन इसको हटाया नहीं, बल्कि इक्ता को ही जारी रखा। आगे चलकर अलाउद्दीन ने इसको हटाया था। तो इस तरह से बलबन बड़ा सख्त सुल्तान था। कहा यह भी जाता है कि 1287 में 1287 में पच्छा घाव, बैक इंजरी जो नासूर बन गया था, उसके कारण मरा था। ये पच्छा घाव बैक इंजरी से नासूर हो गया और 1287 में इसका देहांत हो गया। लेकिन ये कहा जाता है कि कई दिन तक इसकी डेड बॉडी इसके महल में पड़ी रही। दरबारियों ने जरूरत नहीं किया, यह कहने के साहस नहीं किए कि बलबन मर गया। उनको डर था कहीं बलबन मरने का बहाना न किया हो और वो कह दें बलबन मर गया तो उन पर खुशामद आ जाएगी। इसलिए कई दिन तक डेड बॉडी उसके महल में पड़ी रही। बाद में दरबारियों ने हिम्मत जुटाई और कहने स्टार्ट किए शायद मर गया क्या। तो ये तय हो गया कि बलबन मर गया। तो दरबारी उसकी डेड बॉडी दफनाने ले जा रहे थे, उससे पहले अपने सिर के बाल छिलवा डाले, गंजे हो गए सारे। और जब उसकी डेड बॉडी दफनाने ले जा रहे थे तो रास्ते में धूल के कण जो पड़े थे ना, धूल मड के कण पड़े थे, उसको यूं उठाकर अपने शरीर पर रख रहे थे, ऐसे अपनी शरीर पर रख रहे थे। इसलिए डर के मारा कहीं बलबन जनाजे में से उठ न बैठे, देखे उसका मातम कैसे मनाया जा रहा है। जिस रास्ते से बलबन का जनाजा जा रहा था उस रास्ते में धूल के फूल की तरह दिख रहा था। इसलिए दरबारी जो थे उसको उठाकर अपने मिट्टी में, इसको बंद करो भाई, तो अपने धूल के फूल समझकर वो अपने सिर पर रख रहे थे। तो इस तरह से बलबन ऐसा सुल्तान था जो बड़ी सख्ती से पेश आया। बलबन सख्त लहजे में बात किया, सख्ती से पेश आया। डेड बॉडी दफनाई गई। कुतुब मीनार वाला एरिया मेहरौली एरिया है, मेहरौली में ही कुतुब ये बलबन का मकबरा स्थित है। बलबन का टॉम्ब यहीं पर है, मेहरौली में। दिल्ली के मेहरौली में बलबन का मकबरा है, ये खास बात है। तो इस तरह से बेटे ये बलबन का देहांत 1287 में हुआ था। 1287 में बलबन का देहांत हो गया और यहीं इसको दफनाया गया है। डेथ के बाद इसकी डेड बॉडी मेहरौली में है और ग्रेव यार्ड है। वैसे टॉम्ब नहीं बना है उस टाइप से जैसे मुगलों का बना है, ऐसे साधारण सा ग्रेव यार्ड बना दिया है। और बलबन के डेथ के बाद इसके उत्तराधिकारी कमजोर निकले, जिसमें आपको हमने बताया था कैकुबाद, कै खुसरो,
कैयुमर्स, ये बलबन के उत्तराधिकारी एक के बाद एक सत्ता में आए थे। कैकुबाद, कैयुमर्स। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी killed कैयुमर्स। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने कैयुमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की नींव डाली। तो ये हम आपको बताएंगे किस तरह से 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने अंतिम सुल्तान कैयुमर्स का बहावलपुर किले में किडनैप करके रखा और यहीं बहावलपुर में, दिल्ली में ही है, बहावलपुर में इसकी हत्या करके खिलजी वंश की नींव डाली। तो नेक्स्ट डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी। बारह सौ 1290 से 1320 तक खिलजी वंश। खिलजी वंश। और वैसे आप जानते हैं खिलजी सुल्तान ये जलालुद्दीन खिलजी ये सब बाहर से आए थे। तो हम अब आपको खिलजी वंश के बारे में बताएंगे। और खिलजी डायनेस्टी इंडिया के नहीं थे ये शासक, ये भी बाहर से आए थे। बाहर से अफगानिस्तान के हेलमुंद नामक जगह से इंडिया में आए थे। हेलमुंद एक जगह का नाम है, वहां से ये इंडिया में आए थे। वैसे तो ये भी अफगानिस्तान वाले सब कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, पता ही है आपको। अफगानिस्तान में जो थे सारे कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। तो चलिए बताते हैं। पहला इसमें रूलर था बेटे, आप जानते हैं, पहला जलालुद्दीन खिलजी। बारह सौ 1290 से 1296 तक। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी, इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। बारह सौ 96 से 1316। 1296 में आया और 1316 तक रहा। तीसरा इसके बाद है एक नाम मात्र का शिहाबुद्दीन उमर।
1316 में था नाम मात्र का। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 तक। इसके बाद एक इंडियन मुसलमान आया, नसीरुद्दीन। खुसरो खान, यह इसको खुसरो शाह भी कहते हैं। 1320 में था ये, कुछ ही मंथ के लिए था। तो इस तरह से ये सुल्तान खिलजी वंश में आए हैं एक के बाद एक। इनमें मेन इसी का इंपॉर्टेंस है, अलाउद्दीन खिलजी का। बाकी ये निकम्मे हैं, नाम मात्र के हैं। तो चले हम आपको बताते हैं खिलजी वंश के बारे में। और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कोई खास बात नहीं है, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी बलबन के शासन काल को देख चुका था। बलबन के समय में बलबन के दरबार में था। बलबन की शक्ति को भी अच्छी तरह जानता था ये। इसलिए बलबन के महल में, लाल महल में, जलालुद्दीन खिलजी कभी भी सिंहासन पे नहीं बैठा। जब बलबन के सिंहासन के पास जाता तो उसके सामने खड़े होने पर उसको बलबन के समय की सारी बातें याद आने लग जाती थी। याद कर कर के वह रोने लग जाता था। इसलिए बलबन ने कभी भी जलालुद्दीन खिलजी को कोई प्रेफरेंस नहीं दिया था। वो वाली बातें सब जलालुद्दीन की याद आने लग जाती थी। तो जलालुद्दीन कभी भी बलबन के सिंहासन पर बैठने की जरूरत नहीं किया। इवन बलबन के लाल महल में भी जाने का ही जरूरत बहुत कम करता था। बलबन के लाल महल से नहीं, बल्कि एक अलग पैलेस बनवाया, वहां पर अलग महल बनवाया और उस महल से शासन स्टार्ट किया था इसने। तो 1290 से 1296 तक शासन किया। हला जलालुद्दीन खिलजी के पूर्वज अफगानिस्तान के हेलमुंद नामक जगह से आए थे। खिलजी तुर्क थे ये, अफगानिस्तान के हेलमुंद नामक जगह से आए थे। और ये इंडिया में घोड़े का व्यापार करते थे, घोड़े का व्यापार किया करते थे। बाद में घोड़े सप्लाई करते करते यहीं बस गए और यहीं दरबारी के रूप में काम करने लगे। और एक दिन अंतिम शमसी सुल्तान को मारकर, गुलाम वंश के सुल्तान को मारकर अपनी डायनेस्टी बना बैठा। जलालुद्दीन का थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है, ज्यादा नहीं। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये खिलजी तुर्क हेलमुंद नामक जगह से आए थे। खिलजी तुर्क्स केम टू इंडिया फ्रॉम हेलमुंद। हेलमुंद नामक जगह से इंडिया में आए थे और प्रारंभ में हॉर्स ट्रेडर के रूप में काम करते थे। हॉर्स ट्रेडर माने व्यापारी के रूप में, घोड़े के व्यापारी। बाद में यहीं बस गए और यहीं के हो गए, दरबार में अपना पद बना लिया, काफी उच्च स्थानों पर भी रहे ये। 1291 में अलाउद्दीन को कड़ा मानिकपुर का गवर्नर बना दिया था। अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का गवर्नर बनाया। ये उत्तर प्रदेश में ही इलाहाबाद के पास है।
कड़ा मानिकपुर का गवर्नर बनाया। वैसे ये था जलालुद्दीन का नेफ्यू एंड सन इन लॉ था। यह है जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद था। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद, कड़ा मानिकपुर का गवर्नर, बाद में इसको अवध का गवर्नर भी बना दिया था 1296 में। इस समय इसको अवध की भी सूबेदारी भी दे दिया, अवध भी उत्तर प्रदेश में। तो पहले कड़ा मानिकपुर का, बाद में अवध का गवर्नर बना दिया। जलालुद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन ने 1296 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भिलसा पर अटैक किया था। एमपी के भिलसा पर आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी भिलसा से करोड़ों की संपत्ति लूट लाया। लूटा हुआ धन अपने चाचा जलालुद्दीन को दे दिया। इस खुशी में जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को अवध की सूबेदारी भी दे दिया। अब आप देखिए, यहां से अलाउद्दीन तरक्की करने लगा है। 1296 में 1296 में जलालुद्दीन ने दोबारा इसको भिलसा पर अटैक के लिए भेजा। तो भिलसा के बहाने इसने दक्षिण के देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। मात्र 2000 सिपाही लेकर दिल्ली से निकला। रास्ते में यह बहाना करते हुए जा रहा था कि वह दिल्ली से भागा एक शरणार्थी है, दक्षिण में शरण लेने जा रहा है। कोई शक नहीं किया और जैसे ही देवगिरी पहुंचा 1296 में देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। देवगिरी का किंग राजा रामचंद्र देव यादव डायनेस्टी का था। उसका बेटा शंकर देव वो अपनी सेना लेकर सुदूर दक्षिण की ओर चला गया था। धार्मिक यात्रा पर गया हुआ था और उसी समय 1296 में महाराष्ट्र में है देवगिरी, देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। रामचंद्र देव को हारने के लिए मजबूर कर दिया। किले का दरवाजा भी ओपन करवा लिया और फिर उसने करोड़ों की संपत्ति लूटा। करोड़ों की संपत्ति लूटकर वह वापस लौटा, बट दिल्ली नहीं आया। लूटा हुआ धन लेकर कड़ा मानिकपुर चला गया। अपने छोटे भाई अल्मास बेग को दिल्ली भेजा कि जाओ जलालुद्दीन खिलजी को बताओ कि अलाउद्दीन खिलजी ने आपके आदेश का उल्लंघन किया, भिलसा के बजाय देवगिरी पर आक्रमण कर दिया, वहां से करोड़ों की संपत्ति लूट लाया है। डर के मारा दिल्ली नहीं आया कि चाचा उसको सजा देंगे, क्योंकि चाचा के आदेश का उल्लंघन किया, भिलसा के बजाय देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी बड़ा खुश हुआ, सोचा फिर खूब करोड़ों की संपत्ति मिलेगी। धन के लालच में वह सेना लेकर कड़ा मानिकपुर के लिए रवाना हो रहा था। तो अलाउद्दीन का छोटा भाई अल्मास बेग ने जलालुद्दीन से कहा कि आप सेना मत लेकर चलें, अगर सेना लेकर चलेंगे तो अलाउद्दीन समझेगा कि आप उसको गिरफ्तार करने आ रहे हैं, डर के मारा गंगा में कूद के जान दे देगा। सेना नहीं लिया, कुछ बॉडीगार्ड्स लेकर कड़ा मानिकपुर की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही कड़ा मानिकपुर पहुंचा, वहां गंगा नदी बीच में आती थी। नदी क्रॉस करके ही उस पार जाना होता था। नाव मंगवाई गई। नाव में जैसे ही बॉडीगार्ड के साथ बैठने चला तो अल्मास बेग ने कहा कि बॉडीगार्ड इस तरफ छोड़ दो, इनको उस तरफ लेकर चलोगे तो अलाउद्दीन समझेगा कि आप उसको पकड़ने आ रहे हो, और डर के मारा अलाउद्दीन गंगा नदी में कूदकर जान दे देगा। बॉडीगार्ड भी इस तरफ छोड़ दिया। नाव पर बैठकर अल्मास बेग के साथ उस तरफ जैसे पहुंचा, अलाउद्दीन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और जैसे ही जलालुद्दीन अलाउद्दीन के गले मिला, अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन का काम तमाम कर दिया।
यानी जलालुद्दीन का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने एक दरबारी से कहा कि इसको मार दो, तुरंत उसने सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी को कहते हैं खिलजी रेवोल्यूशन, खिलजी क्रांति कहा गया है, खिलजी रेवोल्यूशन। जब अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की कड़ा मानिकपुर में 1296 में हत्या कर दिया, इसको खिलजी क्रांति कहा गया है। कटा हुआ सर तलवार की नोक पर घुमाता हुआ अवध सूबे से दिल्ली की ओर आया। पहले तो और लूटा हुआ धन लुटाता हुआ दिल्ली पहुंचा। पहले तो दिल्ली वालों ने अलाउद्दीन को चाचा का हत्यारा समझा, बाद में जब धन पाया तो सब भूल गए और अलाउद्दीन को सुल्तान मान लिया। तो इस तरह बेटे जलालुद्दीन के समय में ये काम हुआ। 1296 में अलाउद्दीन ने अटैक्ड ऑन भिलसा। भिलसा बेटे एमपी में, मध्य प्रदेश में, करोड़ों की संपत्ति लूट लाया और इसी समय इसको अवध का सूबेदार बना दिया। भिलसा में जब अलाउद्दीन भिलसा पर अटैक किया था तो उसी समय इसको देवगिरी के बारे में, धन के बारे में पता चली थी। तो 1296 में फिर से अलाउद्दीन अटैक्ड ऑन देवगिरी पर अटैक किया था। देवगिरी बेटे महाराष्ट्र में, यहां यादव डायनेस्टी का शासन था और इस वंश का राजा रामचंद्र देव था। इस समय देवगिरी का राजा रामचंद्र देव, इसका बेटा शंकर देव था। शंकर देव अपनी सेना लेकर सुदूर दक्षिण की ओर चला गया था और उसी समय अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया, रामचंद्र देव को हराया, करोड़ों की संपत्ति लेकर ये कड़ा मानिकपुर लौटा था। कड़ा मानिकपुर, ये दिल्ली नहीं आया। चूंकि अलाउद्दीन अपने चाचा की हत्या कर सत्ता पाना चाहता था, इसलिए दिल्ली नहीं आया, बल्कि धन लेकर कड़ा मानिकपुर चला गया, जहां अपने चाचा को मारकर खुद सत्ता में आया। एक बात और है, यह दक्षिण पर पहला मुस्लिम आक्रमण था। 1296 में यह दक्षिण भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण था। तो इस तरह 1296 में अलाउद्दीन किल्ड जलालुद्दीन एट कड़ा मानिकपुर। अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन ने कड़ा मानिकपुर में किया था। तो इस तरह लूटा हुआ धन लुटाता हुआ दिल्ली आया। पहले तो दिल्ली वालों ने इसको सुल्तान नहीं माना, बाद में इसको सुल्तान माना। सभाजीत घोष कह रहे हैं कि सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन। बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। चलिए हम अब आपको अलाउद्दीन बताएंगे। बारह सौ 96 से 1316 तक शासन किया था इसने। अब आप देखिए, इसका रियल नेम, वास्तविक नाम अली गुरशब था।
ये अलाउद्दीन का वास्तविक नाम था और अपने चाचा के समय में कमांडर इन चीफ माने सेनापति के पोस्ट पर भी था। कमांडर इन चीफ के अलावा चैम्बरलेन के पद पर भी था। काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट होता चैम्बरलेन। तो अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरशप था। ये इसका वास्तविक नाम है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अलेक्जेंडर सेकंड की उपाधि धारण कर लिया। अलेक्जेंडर सेकंड माने सिकंदर शानी, यानी दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण कर लिया। अलाउद्दीन पहला सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जो विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखा और इसलिए अलेक्जेंडर सेकंड की उपाधि ले लिया। लेकिन इसके दोस्त अला उल मुल्क ने इसको समझाया कि बेवकूफ़ मत बनो, इंडिया जीत लो, विश्व विजेता का ख्वाब छोड़ दो। ये मान गया। अब ये मान तो गया लेकिन टाइटल तो ले लिया था। ऐसा कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो सिकंदर शानी यानी अलेक्जेंडर सेकंड की उपाधि लिया अलाउद्दीन खिलजी था। इसने ये सोचा कि छोटे मोटे राजा नाम सुन के डर के मारा सरेंडर कर देंगे, कुछ बड़े राजा होंगे तो उनसे लड़ाई लड़ लेंगे। बट इसका दोस्त जो किसको सलाह दे सकता था, अलाउद्दीन केवल इसी की बात मानता भी था, किसी और की बात मानता ही नहीं था। दोस्त अलाउल मुल्क ने सजेस्ट किया कि जब अलेक्जेंडर विश्व विजेता बनने चला तो परिस्थितियां उसके अनुकूल थीं, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं थी। कहा न तो परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल है और ना ही तुम्हारे पास अरस्तु जैसा गुरु है, इसलिए विश्व विजेता का ख्वाब छोड़ दो, इंडिया जीत लो। मान गया और फिर इंडिया को जीतने लगा। तो ऐसा सुल्तान जिसने अलेक्जेंडर सेकंड की उपाधि ले लिया, सिकंदर शानी, या दूसरा सिकंदर, यह उपाधि इसने ले लिया था। बेटे कल मेरा फिनिश हो जाएगा सिलेबस, पढ़ाएंगे तो, लेकिन इस बैच का नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इस बैच में पूरा सिलेबस कल खत्म हो जाएगा। 3 और 4 जीएस नंबर 3 और जीएस 4 में चलेगी मेरी क्लासेस, और बाकी और पीसीएस वगैरह का बना है तो उसमें भी क्लासेस होंगी। लेकिन आपका बैच मेरा कल फिनिश हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट टॉपिक्स चल रहे हैं दिल्ली सल्तनत वाले। इसके बाद फिर वही मेडिवल आ जाता है। तो दूसरा सिकंदर अलेक्जेंडर सेकंड की उपाधि धारण कर लिया। क्यों धारण किया? क्योंकि अलाउद्दीन विश्व विजेता बनना चाहता था, wanted to become वर्ल्ड विक्टर। ऐसा सुल्तान विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए अलेक्जेंडर सेकंड की उपाधि ले लिया। लेकिन दोस्त अला उल मुल्क था इसका, अला उल मुल्क, ये फ्रेंड था अलाउद्दीन का। इसी ने सलाह दिया इसको कि ऐसा काम मत करो, सफल नहीं हो पाओगे। मान गया। अला उल मुल्क ही समझा सकता था, जैसे बलबन को फखरुद्दीन समझा सकता था, वैसे अला उल मुल्क अलाउद्दीन को समझा सकता था। अब इसने इंडिया को जीतने की प्रयास किए हैं। अलाउद्दीन कॉन्कर्ड इंडिया के तमाम स्टेट्स को जीता है। 1299 में
गुजरात पर आक्रमण किया, किंग कर्णदेव को हराया। 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया, वघेल किंग कर्णदेव हार गया। कर्णदेव की पत्नी, इसकी पत्नी कमला देवी, अलाउद्दीन ने कमला देवी से शादी कर लिया था। कमला देवी से शादी कर लिया और कर्णदेव की पुत्री देवल देवी ये देवगिरी भाग गई थी। ये देवगिरी भाग गई। बाद में जब देवगिरी पर आक्रमण किया गया तो देवल देवी को पकड़ पाया, अपने पुत्र से इसकी शादी कर दिया। तो इस तरह से कर्णदेव हार गया, भाग गया, पत्नी कमला देवी से शादी कर लिया, देवल देवी देवगिरी भाग गई, देवगिरी पर आक्रमण करवाया, अलाउद्दीन ने इसको पकड़वा लिया, अपने पुत्र से इसकी शादी करवा दिया। एक बात और है, गुजरात विजय में मलिक काफूर नामक एक यूनच मिला था। मलिक काफूर ये यूनच यानी हिजड़ा था। ये गुजरात विजय में अलाउद्दीन को मलिक काफूर नामक एक हिजड़ा मिला। इसको 1000 दिनारी कहते हैं, यानी इसको 1000 दिनार देकर खरीदा था। कहां से? काठियावाड़ से। गुजरात के काठियावाड़ से 1000 दिनार में इसको खरीदा था। इसको 1000 दिनारी कहा गया बेटे। बाद में अलाउद्दीन ने इसको अपना सेनापति बनाया, मलिक काफूर को। दक्षिण के 4 हिंदू राज्यों को मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए 1307 से 1313 के बीच में जीता था। तो ये 1299 में गुजरात को जीता। देन इसने 1301 में अलाउद्दीन खिलजी कॉन्कर्ड रणथंभोर को जीता। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभोर को जीता। यहाँ के राणा हमीर देव हार गए। राणा हमीर देव यहाँ के राजा, राजपूत किंग, ये हार गए थे और हजारों की संख्या में राजपूतों को कत्लेआम किया था। राजपूत सैनिकों को, सिविलियन को मरवा दिया था। रणथंभोर वाला क्षेत्र अपने किंगडम में मिला लिया था। देन बेटे इसके बाद 1303 में इस समय अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, इस पर हमला किया था। चित्तौड़ का किंग राणा रतन सेन, इनकी पत्नी का नाम पद्मावती, बड़ी खूबसूरत थी पद्मावती। अभी इसके बारे में फिल्म आई थी, पद्मिनी फिल्म आई थी। तो राणा रतन सेन की पत्नी पद्मावती के बारे में अलाउद्दीन को खबर लग गई थी कि पद्मावती बड़ी खूबसूरत है। वैसे ये एक कहानी है, पद्मावत नामक ग्रंथ से लिया गया है। पद्मावत ग्रंथ 1542 में मलिक मोहम्मद जैसी ने शेर शाह सूरी के समय में रचा था। अवधी भाषा में है पद्मावत ग्रंथ। पद्मावत ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि पद्मिनी सिंघल प्रायद्वीप के राजा की पुत्री थी। हीरामन नामक एक तोता राणा रतन सेन के महल में आता है और पद्मिनी की खूबसूरती की बखान करता है। राणा रतन सेन प्रभावित हो जाते हैं और सिंघल प्रायद्वीप पर अटैक करते हैं। रानी पद्मिनी, राजकुमारी पद्मिनी को जीत कर लाते हैं, शादी कर लेते हैं। यह भी पद्मावत में जिक्र है। पद्मावत इस समय लिखा गया है, याद रखें 1542 में।
पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई। मलिक मोहम्मद जायसी ने इस ग्रंथ की रचना किया है और ये अवधी भाषा में है बेटे, अवधी भाषा में है। शेर शाह सूरी इस समय सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली का सुल्तान शेर शाह सूरी था जब ये पद्मावत ग्रंथ रचा गया है। इसी पद्मावत ग्रंथ में अलाउद्दीन का भी जिक्र है, लेकिन अलाउद्दीन नाम नहीं है बेटे। उसमें इस तरह से लिखा गया है पोएम टाइप का कि नागमती चितउर उर फेरा, पीऊ जो गए पुण्य कीन्ह न फेरा, नागर काहू नारी बस परा, मोर पीयूज मोसो हरा। ऐसे ये पोएम है ये पूरा। सुआ काल जो लेगा पीऊ, पीऊ नहीं जात जात बर जीऊ। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कवि कि नागमती पद्मावती को ही कहते हैं। नागमती के पति शहर में जाते हैं और कहते हैं कि वो किसी शहर के छोरी के प्रभाव में आ जाते हैं और इधर नागमती उनका प्रतीक्षा कर रही होती है। तो यह पूरा 12 महीने का विरह वर्णन है। तो ये ऐसी कविता इन्होंने पद्मावत में लिखा है। तो इस तरह जब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सेन पर एक शर्त रख दिया कि यदि राणा रतन सेन अपनी पत्नी पद्मावती का एक झलक दर्पण में दिखाएं तो अलाउद्दीन दिल्ली लौट जाएगा। कहा जाता है कि राणा रतन सेन अलाउद्दीन की शर्त मान गए और जैसे ही पद्मावती का एक झलक दर्पण में दिखाया, अलाउद्दीन बेहोश होकर गिर पड़े और उसके बाद फिर ये आदेश दे दिया कि धरो, पकड़ो, मारो। फिर लड़ाई स्टार्ट हो गई, राजपूत लड़ने लगे। अंत में जब राजपूत हारने वाले थे तो पद्मावती के पास संदेश आया कि अब राजपूत हार जाएंगे, बचने वाले नहीं हैं। ऐसी कंडीशंस में पद्मावती ने एक बड़ा कुंड था जिसमें आग जल रही थी, जलती हुई अग्नि कुंड में अन्य राजपूत महिलाओं के साथ जंप कर गई, यानी जौहर कर लिया। तो जौहर प्रथा राजपूतों में थी। जब उनको यह पता हो जाता कि अब राजपूत सिपाही, राजपूत राजा हारने वाले हैं, उसी समय जलती हुई अग्नि कुंड में आत्मदाह कर लेते हैं। इसको जौहर कहते हैं। कहा जाता है कि अलाउद्दीन के साथ अमीर खुसरो भी गए थे। अमीर खुसरो ने जौहर वाली प्रथा को अपनी आंखों से देखा है और इस घटना को अपनी किताब फुतुहात उस सलातीन में मेंशन भी किया है। फुतुहात उस सलातीन किताब में इसको जिक्र भी किया है। तो इस तरह राजपूत महिलाओं के हिम्मत को दास दिया कि किस तरह राजपूत महिलाएं एक एक करके जलती हुई अग्निकुंड में अपने आप को सुसाइड कर रही थी। यानी कुल मिला के राजपूत सैनिकों की हत्या जम के करवाया। राजपूत महिलाएं जौहर कर लिए। राजपूत महिलाओं की बहादुरी को देखकर, राजपूत सैनिकों की बहादुरी को देखकर अमीर खुसरो से भी रहा नहीं गया। उन्होंने भी अपनी बुक में तारीफ किया है। तो इस तरह चित्तौड़ को 1303 में जीत लिया। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेट जो था 1305 में बेटे मालवा पर अटैक किया। मालवा एमपी में है, मध्य प्रदेश वाला एरिया, मालवा प्लेट्यू वाला एरिया, देवगिरी रास्ते में पड़ता था। तो इसको भी जीत लिया। और इसके बाद 1308 में सीवान को जीता। सीवान राजस्थान में है। छोटे मोटे राज्य थे ये, बड़े बड़े राज्य जीतने के बाद देन बेटे इसके बाद 1311 में जालौर को जीता। जालौर भी राजस्थान में बेटे। 1311 में जालौर राजस्थान में। इन तमाम क्षेत्रों को जीतकर अपने कस्टडी में कर लिया। तो कहीं पर बघेल थे, कहीं पर चौहान थे, कहीं पर राजपूत थे, कहीं पर मेवाड़ सिसोदिया शासक थे। इस टाइप से काफ़ी बड़े भूभाग पर जीतने के पश्चात अलाउद्दीन के सेनापति
1308 से 1313 के बीच में मलिक काफूर ने साउथ इंडिया के राज्यों को जीता, कॉन्कर्ड साउथ इंडियन स्टेट्स। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के राज्यों को जीता। दक्षिण में अलाउद्दीन पहले अटैक तो कर चुका था, आपको बताइए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने साउथ इंडिया के राज्यों को जीता, उनको दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया, इनके पास ही रहने दिया और इनसे सालाना लगान लिया था बेटे। 1308 से कहीं कहीं 1307 से भी दिया है। 1313 के बीच में मलिक काफूर ने दक्षिण के 4 हिंदू राज्यों को जीता। कौन कौन से हिंदू राज्य हैं ये हम आपको बताते हैं। देखिए 1308 में देवगिरी पर अटैक किया। यादव डायनेस्टी थी बेटे यहां पर, और किंग अभी यही था रामचंद्र देव। यहां का किंग रामचंद्र देव ही थे। रामचंद्र देव हार गए और रामचंद्र देव को दिल्ली भेजा। रामचंद्र देव अलाउद्दीन के दरबार में आए। अलाउद्दीन ने इनको राय रायन की उपाधि दिया। राय रायन की टाइटल इनको दिया था। ये उपाधि दिया और 1 लाख टंका इनको इनाम भी दिया था, क्योंकि इन्होंने बाकी राज्यों को जिताने में मलिक काफूर की मदद किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को जीता, लेकिन इसको दिल्ली में शामिल नहीं किया, बल्कि इनसे सालाना लगान लिया, इनके पास ही रहने दिया। इस राज्य को जीतने के बाद 1310 में वारंगल पर अटैक कर दिया। वारंगल, यहां पर बेटे काकतीय डायनेस्टी थी, काकतीय वंश का शासन था यहां पर। किंग प्रताप रुद्र देव थे। प्रताप रुद्र देव ये भी हिंदू राजा थे, हार गए काकतीय वंश में वारंगल में। वारंगल आज की डेट में तेलंगाना में है बेटे। देवगिरी दौलताबाद भी कहलाता है, ये महाराष्ट्र में है। तो वारंगल को फतेह किया, जीत लिया। प्रताप रुद्र देव हार गए, इनसे भी सालाना लगान लिया और वारंगल इनके पास ही रहने दिया। 1311 में द्वार समुद्र को जीता। द्वार समुद्र बेटे ये आंध्र प्रदेश में है आज की डेट में। यहां पर होयसल वंश था, होयसला डायनेस्टी, और यहां के किंग थे वीर बल्लाल III, ये यहां पे राजा थे। तो द्वार समुद्र को भी जीतकर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति दिल्ली सल्तनत में मिलाया नहीं, बल्कि इनके पास ही रहने दिया, इनसे सालाना लगान लिया। 3 राज्य यही थे जिनसे लगान के बदले इनके पास ही रहने दिया। लेकिन एक चौथा स्टेट भी था, 1311 में इस पर भी हमला किया था, मदुरई। ये तमिलनाडु में है। यहां पर बेटे पांड्य डायनेस्टी थी, पांड्य वंश था यहां पर। यहां के किंग थे सुंदर पांड्य। इनका भाई वीर पांड्य। ये दोनों भाई आपस में ही लड़ रहे थे। सुंदर पांड्य, वीर पांड्य आपस में लड़ते रहते थे।
जब मलिक काफूर इन पर अटैक करता, दोनों भाई भाग जाते थे। बाद में मलिक काफूर जब देवगिरी लौट आता तो ये फिर से मदुरई पर कब्जा कर लेते थे। 2-3 बार मलिक काफूर ने ऐसे किया, ये दोनों भाई लड़ते लड़ते भाग जाते। जब मलिक काफूर द्वार देवगिरी लौट आता तो ये फिर से कब्जा कर लेते। तो इस तरह से साउथ के ही 4 किंगडम हैं, बट याद रखें अलाउद्दीन इनसे लगान लिया, इनसे लगान लिया, इससे लगान लिया, लैंड टैक्स रेवेन्यू इससे लगान नहीं ले पाया। तो ये साउथ इंडिया के 4 किंगडम को जितवाया, लेकिन याद रखें दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया बेटे। तो इस तरह से अलाउद्दीन पहला सुल्तान है जिसने दक्षिण की विजय किया था। दक्षिणी नीति यही नीति थी जो आपको बता रहे हैं। अगर पूछे डेक्कन पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी की, तो इन साउथ इंडियन स्टेट को जीता, इनके हाथ में रहने दिया, इनसे एनुअल खिराज लिया, लगान लिया, इनको दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया। इसलिए अलाउद्दीन दक्षिणी नीति में सफल रहा। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक आगे बताएंगे उसने गलती किया, इन राज्यों को जीता, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, वहां पर मुस्लिम गवर्नर अपॉइंट कर दिया, शरा को लगा दिया, मुस्लिम लॉ को लगा दिया। पॉपुलेशन हिंदू थी, गवर्नर मुस्लिम, और नियम शरा यानी कानून इस्लाम का लगा दिया, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ साउथ में विद्रोह होने लगे थे, जिसे दबाने में असफल रहा। तो ये बातें हैं सारी बेटे। अब हम 3 से 5 वाली क्लास में आपको जब पढ़ाएंगे ना, तो इसके आगे आपको अलाउद्दीन के बारे में 3 to 5 वाली क्लास में बताएंगे, तो उसको मिस मत करिए, उस क्लास को भी अटेंड करिए। तो ठीक है, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं शाम को 3 से 5 वाली क्लास में। ठीक है बेटे, ओके, थैंक यू।